तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं। तो आज की यह वीडियो हम लोग बात करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी का आपको जो चैप्टर नंबर 2 होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन। यह चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो इसीलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोग बेसिक चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर से। तो इसीलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ। और साथ ही में आप लोग अभी से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और जो आपका चैप्टर नंबर 2 होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन, इसमें जो आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट होने वाला है, उसको आइए हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। उससे पहले सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही में यदि आप लोग 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसका क्या बेनिफिट है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, उसको सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। तो इसमें आपको मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर दिए जाएंगे आपको। और साथ ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और उसके साथ ही में आपको इंग्लिश प्लस हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जाएंगे एग्जाम से पहले, ताकि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाएँ। तो इन सभी चीज़ों का चार्ज कितना है उसे भी आप लोग समझ लीजिए। तो चार्ज केवल 499 है, तो इतने में आपको ये सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो इसको भी चाहिए होगा वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा। और साथ ही में यहाँ पर भी नंबर दिया गया 97 93 44 0081। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको बाकी सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आप लोग टॉपर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा, लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं। तो हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का आपका जो चैप्टर 2 होता है, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले लेक्चर में फर्स्ट में। आइए हम लोग सबसे पहले इसमें बेसिक चीज़ों को समझने वाले हैं। तो जैसा कि इसका नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जन, यानी कि जो पुष्प पौधे जो ऐसे पौधे होते हैं उसमें पुष्प पाया जाता है, उसमें लैंगिक जन किस प्रकार से होता है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उन्हीं चीज़ों को समझने वाले हैं। यानी कि जो पौधे जिसमें पुष्प पाया जाता है उसमें किस प्रकार से जनन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं लैंगिक जन होता है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहला जो आपका चैप्टर था जीव में जन, उसमें मैंने आपको लैंगिक जन क्या होता है बताया था, अलैंगिक जन के बारे में भी बताया था। लैंगिक जन के बारे में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि लैंगिक जन में यहाँ पर 2 जनकों की आवश्यकता होती है, एक नर होता है, एक मादा होता है। और लैंगिक जन में 2 जनक होंगे तभी जाकर के नई संतान उत्पन्न हो पाएगी। और जबकि अलैंगिक जन की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें केवल एक ही जनक होगा तो भी वो नए संतान को उत्पन्न कर सकता है। लेकिन लैंगिक जन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है। तो उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि पुष्पीय पौधों में किस प्रकार से लैंगिक जन होता है, तो उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग पुष्प के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि हम लोग पुष्प के ऊपर ही सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप लोग पुष्प के बारे में समझ लीजिए। तो पुष्प क्या होता है, पुष्प को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो इसमें आप लोग बताएंगे कि यह आवृतबीजी पौधों का प्रमुख अंग है, जो आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जन में सहायता करता है। यानी कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उसका जो प्रमुख अंग होता है वो आपका पुष्प होता है, और जो कि आवृतबीजी पादपों में या पौधों में लैंगिक जन में सहायता करता है। तो अब जो ये आपका पुष्प होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसके बारे में आइए समझ लेते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जहाँ पर आप लोग सीखेंगे कि कहाँ पर पुष्प का नर जननांग होता है, कहाँ पर मादा जननांग होता है, कहाँ पर नर युग्म बनता है, कहाँ पर मादा युग्म बनता है, और कैसे फिर आगे चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें समझने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको समझना क्या है, पुष्प का संरचना। तो पुष्प की संरचना आपकी इस प्रकार से होती है, और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होती है। कभी कभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में आ जाता है कि पुष्प की संरचना का बनाइए, तो उसमें आप लोग इस प्रकार से बना सकते हो। तो कैसे बनाना है उसको मैं भी आपको पर बना करके दिखाने वाला हूँ। बाकी आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो किस प्रकार से बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग उसके डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। मैं आपको बना करके अच्छे तरीके से बताता चला जाऊंगा, और आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मादा जननांग के बारे में बात करने वाले हैं। और मादा जननांग आपका होता है स्त्री केसर। तो स्त्री केसर का चित्र किस प्रकार से होता है, सबसे पहले हम लोग उसको बना लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका ये स्त्री केसर का चित्र होता है। इस प्रकार से आपको बना लेना है अपनी कॉपी में साथ ही साथ में, ताकि आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर होता रहे। मैं यहाँ पर ऐसे रफली बना रहा हूँ, वैसे मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाया है, यहाँ पर भी मैं बनाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो ये आपका एक स्त्री केसर होता है, ठीक है। तो स्त्री केसर होता है, इसके अंदर आपका पाया जाता है क्या, बीजांड पाया जाता है, जिसमें आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ करके चलना है कि स्त्री केसर के अंदर आपका बीजांड पाया जाता है, जिसमें आपका मादा जो युग्मक होता है उसका निर्माण होता है। तो आपका स्त्री केसर बन करके रेडी हो गया है। अब हम लोग नर जननांग की बात करेंगे, तो नर जननांग आपका होता है पुंकेसर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पुंकेसर बोलते हैं।
इधर भी हम लोग बना देंगे इस प्रकार से, ये भी आपका हो जाएगा पुंकेसर। ये आपका एक द्विलिंगी पुष्प है जिसमें आपका नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित हैं। तो ये आपका पुंकेसर हो जाता है, इसमें आपका नर युग्मक का निर्माण होता है जो कि परागकोश के अंदर होता है। अभी आपका क्या होता है, परागकोश होता है, आपका डंठल तंतु होता है, जो कि हम लोग आगे अभी नामकरण करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर बताना क्या है, उसके बाद फिर आपका यहाँ पर तीसरा जो भाग होता है वो आपका होता है क्या, दल पुंज, या फिर आप लोग बोल सकते हो दल, जो कि आप लोग जानते हैं। जैसे कि मान लो आप लोग गुलाब की बात करेंगे तो गुलाब में आपका जो रेड कलर का जो पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दल पुंज बोलते हैं। और उसके नीचे जो आपका पार्ट होता है आपका हरे कलर का होता है, जो पत्ती होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो बाह्य दल, ठीक है, बाह्य दल बोल सकते हैं उसको हम लोग। और फिर आपका ये डंडा होता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन करके रेडी हो जाता है। तो चलिए अब हम उसका नामकरण कर देते हैं कि किस प्रकार से इसका नाम होने वाला है। सबसे पहले हम लोग माँ जननांग के बारे में बात करने वाले हैं। तो माँ जननांग जो आपका होता है वो आपका स्त्री केसर होता है, आपको पहले से पता है। तो स्त्री केसर में क्या क्या भाग होते हैं उसको आइए समझ लेते हैं। तो यह पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक पूरा स्त्री केसर होता है, लेकिन जो इसका ऊपर वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलग से यदि हम बात करेंगे तो ये आपका वर्तिकाग्र होता है। ये आपका जो डंडा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्तिका बोलते हैं। और जो आपका ये अंडाकार जो भाग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। और जब हम तीनों को मिला करके एक बार में पूछेंगे तो आप लोग बता सकते हो कि आपका क्या है, पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा स्त्री केसर है, जिसमें आपके 3 भाग होते हैं। पहला आपका होता है वर्तिकाग्र, दूसरा आपका होता है वर्तिका और तीसरा आपका होता है अंडाशय। अब अंडाशय के अंदर आपका बीजांड या फिर गुरु बीजाणुधानी पाई जाती है, जिसमें ही आपका मादा युग्मक का निर्माण होता है। और गुरु बीजाणुधानी का जो चित्र होता है उसे आप लोग बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। और हर साल लगभग आपकी बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से आता है कि गुरु बीजाणुधानी या फिर बीजांड का चित्र बनाइए। तो चित्र आप लोग इस प्रकार से बना सकते हो। तो माँ जननांग के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पर नर जननांग के बारे में बात करने वाले हैं। नर जननांग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ कि जो आपका स्त्री केसर होता है, जैसे कि मान लीजिए किसी पुष्प में केवल एक स्त्री केसर है तो हम लोग केवल उसको स्त्री केसर बोलेंगे। लेकिन जब उसमें एक से अधिक हो, 2 या फिर 4 हो, तो उस स्थिति में हम लोग जब कह सकते हैं कि स्त्री केसर का समूह हो, यानी कि कई सारे स्त्री केसर एक साथ हों, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद कर लेना है। वैसे तो हम लोग स्त्री केसर बोलेंगे, और जब वहाँ पर कई सारे स्त्री केसर होंगे तो उसको हम लोग समूह में क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नर जननांग के बारे में। तो नर जननांग आपका होता है पुंकेसर, जिसमें आपके 2 भाग होते हैं। पहला भाग आपका होता है परागकोश, जो कि इस प्रकार से होता है, और दूसरा भाग होता है डंठल तंतु। परागकोश में ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है, तो इसीलिए परागकोश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार से आप लोग पुंकेसर के बारे में भी समझ ही होंगे। और चीज़ यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जब एक पुंकेसर होगा तो केवल उसको पुंकेसर बोलेंगे, लेकिन जब पुंकेसर का समूह होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पुमंग बोलेंगे। यानी कि जब एक से अधिक पुंकेसर होगा, यानी कि समूह में होगा, तो फिर हम लोग उसको बोलते हैं पुमंग। तो इस प्रकार से ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद में फिर आपका ये आपका होता है दल, यानी कि जो आपका रेड कलर का दिख रहे हैं आपका, ये आपका दल होता है। और जब ये आपका एक से अधिक होता है, 2 होता है, 4 होता है, तो उसको हम लोग दलपुंज बोलते हैं। और उसके नीचे आपका होता है बाह्य दल। और जब ये भी आपका इसी प्रकार से जब 2 या 2 से अधिक होता है उसको हम लोग बाह्य दल पुंज बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका कह सकते हैं पुष्प की संरचना होती है, इस प्रकार से होती है। मैंने आपको बता दिया है, कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और इनको हम लोग डिटेल में समझते हैं, यानी कि पुष्प की जो संरचना है, जिसमें हम लोगों ने पुंकेसर के बारे में पढ़ा, स्त्री केसर के बारे में पढ़ा, और बीजांड यानी गुरु बीजाणुधानी के बारे में मैंने आपको बताया, बाह्य दलपुंज और दलपुंज के बारे में बताया। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो यार पुष्प की संरचना की हम लोग अब बात करने वाले हैं, तो आप बताओगे कि आवर्तबीजी पौधों का विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का होना, यानी कि जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनका जो विशिष्ट लक्षण होता है उसमें पुष्पों का होना ही उनका एक विशिष्ट लक्षण होता है। और एक पुष्प जो होता है उसमें आपके 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला चक्र आपका होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा आपका होता है दलपुंज, तीसरा आपका होता है पुमंग, या चौथा आपका होता है जायांग, यानी कि स्त्री केसर। स्त्री केसर का जब समूह होता है तो हम लोग जायांग बोलते हैं। इस प्रकार से एक पुष्प में आपके 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला आपका बाह्य दलपुंज होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैलिक्स। दूसरा आपका होता है दलपुंज, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कोरोला। और तीसरा आपका होता है पुमंग, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। और चौथा आपका होता है जायांग, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गाइनोसियम। तो इसके बारे में आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और वहाँ पर और भी डिटेल में इसको समझते हैं। और साथ ही में यदि आपको यहाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग यहाँ पर आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज सहायक चक्र होते हैं, यानी कि जो बाह्य दलपुंज होता है, यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट होता है और ये वाला पार्ट होता है, ये आपका एक सहायक चक्र होता है, जबकि पुमंग और जायांग जो होते हैं वो आपके आवश्यक चक्र होते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका जो ये होता है, यानी कि जो आपका जायांग और जो पुमंग होता है, ये आपका आवश्यक चक्र होता है, यानी कि जो स्त्रीकेसर और जो पुंकेसर होता है आपका आवश्यक चक्र होता है। यदि किसी पुष्प में पुंकेसर ना हो या फिर स्त्रीकेसर ना हो तो फिर लैंगिक जनन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए बाह्य दलपुंज या फिर कह सकते हैं दलपुंज ना हो तो आप कह सकते हो कि उस अवस्था में भी यहाँ पर लैंगिक जनन हो जाएगा। लेकिन अगर पुंकेसर या फिर कह सकते हैं कि स्त्रीकेसर नहीं होगा तो फिर कह सकते हैं कि नहीं हो पाएगा लैंगिक जनन, क्योंकि स्त्रीकेसर में आपका माँ जननांग का निर्माण होगा और जो आपका कह सकते हैं कि जो पुंकेसर होता है उसमें आपका नर युग्मक का निर्माण होगा और स्त्रीकेसर में मादा युग्मक का निर्माण होगा। तभी दोनों आपस में मिलेंगे, तभी जाकर के लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो इसी स्थिति में आप लोग बोल सकते हो कि जो आपका स्त्रीकेसर होता है और जो आपका पुंकेसर होता है दोनों आपके आवश्यक चक्र हैं, इनके बिना लैंगिक जनन होना संभव नहीं है। और जो आपका बाह्य दलपुंज होता है और जो आपका दलपुंज होता है आपके सहायक चक्र होते हैं। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आपको आप लोग समझ लीजिए। और साथ ही मैंने आपको यहाँ पर आगे बताया कि क्योंकि पुंकेसर जो होता है यानी कि जो पुमंग होता है और जो जायांग होता है, ये प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसीलिए हम लोग इसको आवश्यक चक्र बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ लिया है। अब मैंने आपको पुष्प के 4 भाग बताए थे। पहला भाग था आपका बाह्य दलपुंज, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। दूसरा भाग आपका था दलपुंज, उसको भी थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तीसरा भाग आपका था पुमंग, इसको भी डिटेल में समझेंगे। और चौथा भाग आपका था जायांग, उसको भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पुमंग यानी कि बाह्य दलपुंज के बारे में। तो जो पहला चरण होता है उसका वो आपका होता है बाह्य दलपुंज, उसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको हम लोग कैलेक्स। तो इसमें आप लोग बताओगे कि यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है, यानी कि जो आपका प्रथम चक्र होता है पुष्प का उसे हम लोग बाह्य दलपुंज बोलते हैं और यह आपका अधिकांशतः हरे रंग का होता है। इस प्रकार से ये वाला जो पहला होता है इसे हम लोग बाह्य दलपुंज बोलते हैं और ये अधिकांशतः हरे रंग का होता है। बाह्य दलपुंज जो होता है वो अनेक बाह्य दलों से मिलकर के बना होता है, तभी हम लोग उसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। दूसरा आपका होता है दलपुंज, जिसे हम लोग बोलते हैं कोरोला। कोरोला क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। यह पुष्प का आपका दूसरा चक्र होता है जो कि अनेक दलों से मिलकर के बना होता है, यानी कि पेटल से मिलकर के बना होता है और इसका मुख्य कार्य होता है परागण में कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करने का होता है। जैसे कि मान लीजिए हम आपने गुलाब का पुष्प देखा होगा तो उसमें जो रेड कलर का जो पार्ट होता है, जो रेड रेड होता है जिसे हम लोग सूंघते हैं, वो आपका होता है क्या दलपुंज होता है, क्योंकि उसका जो मेन काम होता है उसका काम यही होता है कि वो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेगा और फिर कीट वहां पर आएंगे और फिर वहां पर लैंगिक जनन की प्रक्रिया संभव हो पाएगी। तो इसीलिए जो दलपुंज का कार्य होता है आपका कार्य यही होता है कि वो आपका कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बाह्य दलपुंज जो कार्य होता है, बाह्य दलपुंज का जो कार्य होता है वो आपका पुष्प को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य होता है। तो इस प्रकार से बाह्य दलपुंज और दलपुंज यानी कि कोरोला के बारे में आपने समझ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आपका सहायक चक्र होता है, जो आपका आवश्यक चक्र होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो आवश्यक चक्र आपका होता है पुमंग, जिससे हम लोग इनसे बोलते हैं एंड्रोसियम। तो इसमें क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो पुमंग को हम लोग पुष्प का तीसरा चक्र बोलते हैं और यह आपका एक या फिर एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। यानी कि अगर एक पुंकेसर होगा तो केवल उसको हम पुंकेसर बोल सकते हैं, लेकिन जब आपका एक या फिर एक से अधिक पुंकेसर होंगे तो उसको हम लोग पुमंग बोलते हैं। और पुमंग जो होता है वो पुष्प का नर भाग होता है और पुंकेसर जो होता है उसके दो भाग होते हैं। एक आपका होता है पराकोष, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। दूसरा आपका होता है तंतु या फिर डंठल तंतु भी आप लोग बोल सकते हो, इसको हम लोग फिलामेंट बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था पुंकेसर में दो भाग होते हैं, आपका होता है पराकोष, एक आपका होता है डंठल तंतु यानी कि तंतु। तो इस प्रकार से दो भाग होते हैं पुंकेसर में ही, यानी कि कह सकते हैं पराकोष में ही आपका नर युग्मक का निर्माण होता है। और यही अब मैंने आपको बताया भी है कि जो पुंकेसर होता है उसमें आपके दो भाग होते हैं, एक आपका होता है पराकोष, एक आपका होता है डंठल तंतु। तो पराकोष में नर युग्मक का निर्माण होता है। तो इसे भी आपने समझ लिया होगा। अब इसका जो चौथा पार्ट होता है आपका हो जाता है जायांग, जो कि हम लोग इनसे बोलते हैं गायनोसियम। तो ये क्या होता है ये इसको भी समझ लेते हैं। तो आप इसमें बताएंगे कि यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र होता है और यह पुष्प का मादा भाग होता है। यानी कि जो जायांग होता है पुष्प का मादा भाग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्त्रीकेसर जो होता है वो पुष्प का मादा भाग होता है और उसको जब हम लोग कई सारे स्त्रीकेसर होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं जायांग बोलते हैं। तो जायांग आपका एक या फिर एक से अधिक स्त्रीकेसरों से मिलकर के बने होते हैं और इनके आपके तीन भाग होते हैं। यानी कि जो स्त्रीकेसर होता है इसके आपके तीन भाग होते हैं। पहला भाग आपका होता है वर्तिकाग्र, दूसरा आपका होता है वर्तिका और तीसरा आपका होता है अंडाशय। तो ये चीज आप बता सकते हैं कि वर्तिकाग्र होता है पहला भाग, दूसरा आपका होता है वर्तिका और तीसरा भाग आपका होता है अंडाशय। वर्तिकाग्र को इंग्लिश में बोलते हैं स्टिग्मा
और वर्तिका को इंग्लिश में बोलते हैं स्टाइल और अंडाशय को इंग्लिश में बोलते हैं ओवेरी। तो इस प्रकार से आपका जो पुष्प की संरचना का जो पूरा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये था, जिसे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट जो आपका था वो यहीं पर कंप्लीट हो जा रहा है और इसे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और साथ ही उसका डायग्राम अच्छे तरीके से बनाना सीख लीजिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ से यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि लेक्चर नंबर सेकंड में, और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को लेकर के आएंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।